हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी अच्छी तरीके से चल भी रही होगी आप लोगों की। तो यहाँ पर हम लोग एडिशनल चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आपका टिल चैप्टर नंबर 26 मॉड्यूल डी आरबीडब्ल्यूएम का खत्म हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप उस वीडियोस को देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास 4 यहाँ पर एडिशनल टॉपिक्स हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 27 है जिसका नाम है लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस के बारे में। क्या होता है लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस? तो देखिए, जिस दिन कस्टमर आपके बैंक में आकर के लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है, टिल व्हेन द लोन इज डिसबर्स्ड इज योर लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस। अब इसको हम 3 फेजेस में करते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, दूसरा होता है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, तीसरा होता है डिसबर्समेंट। तो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम तीनों फेजेस के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहला है आपका इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, यानी कि कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन की कलेक्शंस करते हैं। तो बैंक यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कस्टमर्स के कलेक्ट करती है, जैसे पर्सनल डिटेल हो गया जिसमें आपका नेम होता है, एज, एड्रेस, ये सारी चीजें लिखी होती है। दूसरा आपका जॉब या बिजनेस डिटेल्स, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कितना आप अर्न कर रहे हो, बिजनेस है तो कहाँ पे बिजनेस है, क्या बिजनेस से आप अर्न कर रहे हो, क्या आपकी रेवेन्यू है। ठीक है। फाइनेंशियल डिटेल्स हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे इनकम, एक्सपेंसेस और भी अगर कोई दूसरे लोन्स वगैरह है तो वो सारे डिटेल्स हम लेते हैं। यहाँ पर हम फ्रॉड एंड ब्लैकलिस्ट को भी चेक करते हैं कस्टमर्स के, सो दैट यहाँ पर मिनिमाइज किया जाए रिस्क को। अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर का ब्लैक लिस्ट में नेम है, तो हम इस तरीके के कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते हैं। और आने वाले टाइम में रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमको ब्लैकलिस्ट को चेक करना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डबल क्रॉस चेक करते हैं कि सारी चीजें परफेक्टली फाइन है कि नहीं, तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम को 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, राम को 5 लाख के पर्सनल लोन चाहिए। अब इस केस में बैंक इनसे पर्सनल इंफॉर्मेशंस मांगेगी, इनकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगी। तो सबसे पहले इनका जो डिटेल होगा, इनका नेम, पूरा का पूरा एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मांगेगी। अगर ये सैलरीड एम्प्लॉय है तो इनका सैलरी स्लिप मांगेगी, सैलरी डिटेल्स मांगेगी, आधार कार्ड मांगेगी यहाँ पे, और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह मांगेगी। और इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि सारी चीजें परफेक्टली फाइन है या नहीं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन की बात की गई है। तो बैंक यहां पर डिसाइड करती है कि वेदर लोन को अप्रूव करना है या नहीं बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा। जैसे पहला होता है आपका क्रेडिट स्कोर। तो बैंक यहां पर राम के सिबिल स्कोर को चेक करेगी कि किस तरीके का उनका सिबिल स्कोर है, क्या उनकी पेमेंट हिस्ट्री है, क्या उन्होंने पास्ट में कोई लोन लिया था, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने लोन को रीपे नहीं किया है। इस तरीके की सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक की जाती है। आपका इनकम चेक किया जाएगा कि क्या कस्टमर कंफर्टेबली रीपे कर पाएगा लोन को। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स काफी सारे होते हैं, जैसे यहाँ पर चेक किया जाएगा कि क्या आपका जॉब स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टेबल नहीं है तो यहाँ पर बैंक्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है आपको लोन देना। क्या आपने बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं पहले से, तो ये सारे एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो बैंक यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल से समझिए कि राम की पर महीने जो सैलरी आती है 30,000 के अप्रॉक्स आती है पर मंथ। ठीक है। इनका जो सिबिल स्कोर है, सिबिल स्कोर लेट्स से 750 है। अब इस केस में बैंक यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड कर देगी, लेकिन बैंक ने यहाँ पर देखा कि राम की जो मंथली सैलरी है 15,000 है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। और इसने ऑलरेडी एक कार लोन ले रखा है। तो इस केस में बैंक क्या करती है, या तो वो आपके लोन को रिजेक्ट कर सकती है या आपको बोलेगी कि कोई गारंटर यहां पर प्रोवाइड करो। इट मींस बैंक आस्क फॉर अ गारंटर। ठीक है। अब गारंटर कौन होता है, तो गारंटर समवन हु प्रॉमिसेस टू रीपे इफ द बोरोवर डजंट। तो इससे
बैंक का रिस्क रिड्यूस होता है, यानी कि बैंक को जो आगे चल के क्रेडिट रिस्क देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई भी गारंटर होगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा होता है लोन डिसबर्समेंट। आपका यहाँ पर क्रेडिट वगैरह चेक कर लिया गया, आपके पर्सनल डिटेल्स को कलेक्ट कर लिया गया, सबको डबल क्रॉस वेरीफाई किया गया, सारी चीजें परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर अप्रूवल के बाद बैंक आपको मनी प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोन डिसबर्समेंट बोलते हैं। इसको 3 वेज में आपको डिसबर्स किया जाता है। पहला, या तो आपको डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि बैंक ट्रांसफर करेगी लोन अमाउंट को बोरोवर्स के अकाउंट में, यानी कि राम के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकती है। दूसरा, बैंक आपको यहाँ पर चेक दे सकती है। तीसरा, बैंक यहाँ पर पेमेंट कर सकती है डायरेक्टली टू द सप्लायर। मोस्टली आप देखोगे होम लोन और कार लोन के केस में बैंक्स डायरेक्टली जो हमारे डीलर होते हैं उनको अमाउंट डायरेक्टली पे करती है, ठीक है, जो भी आपके बिल्डर और डीलर होते हैं। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है कि कितना टाइम पीरियड है आपको अमाउंट को रीपे करने के लिए, प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस क्या क्या लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको सारे डिटेल्स में बैंक यहाँ पर बताती है, ठीक है। तो ये आपका होता है लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस। अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर होम लोन। तो सबसे पहला आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें आपके कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बैंक को सबमिट करते हो, पासपोर्ट साइज अपने फोटोग्राफ्स देते हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस या पैन जो भी है आपके पास एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड आप अपने बैंक को प्रोवाइड करते हो एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस प्रोवाइड करते हो, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल या प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिप्ट दे सकते हो। दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जिसमें आपका सैलरी सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 16 आता है अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो उस केस में। आईटी रिटर्न्स मांगे जाते हैं लास्ट 3 इयर्स के अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब बिजनेस वगैरह कर रहे हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपसे प्रोवाइड मांगा जाता है लास्ट 6 मंथ का। फिर आपसे प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसमें लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है अगर कोई एप्लीकेबल है तो, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और कंस्ट्रक्शंस की परमिशन है या नहीं, इसके डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन क्या है, उस वैल्यूएशन का रिपोर्ट आपसे मांगा जाता है, ठीक है। और भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे सेल डीड और अग्रीमेंट ऑफ सेल। तो ये शो करता है कि राम ने अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाई की है तो उस लीगल ऑनर से बाई किया गया है या नहीं। दूसरा होता है पेरेंट या प्रायर डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर बैंक्स चेक करती है प्रीवियस ऑनरशिप को, प्रीवियसली इस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप किसके पास था, टू चेक द ऑनरशिप हिस्ट्री। क्यों लेती है, ताकि ऑनरशिप हिस्ट्री को चेक किया जाए। यहां पर आपसे नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है, ये कंफर्म करने के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी है फ्री फ्रॉम ऑल द लीगल डिस्प्यूट्स, फ्री फ्रॉम ऑल द लीगल क्लेम्स और लोन्स। फिर आपका पोजीशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटीज, आपको ये मिलते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ करता है कि प्रॉपर्टी इज नाउ रेडी फॉर द पोजीशन। फिर लेटेस्ट रेवेन्यू एंड बिल्डिंग टैक्स रिसिप्ट मांगा जाता है, जो कंफर्म करता है कि आपका कोई भी टैक्स ड्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी पेंडिंग आपके पास टैक्स नहीं है। एनओसी अंडर यूएलसी एक्ट 1976 एनओसी आपसे मांगा जाता है। और रेरा अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द हाउसिंग प्रोजेक्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट फुल फॉर्म होता है रेरा का। इसका अप्रूवल डॉक्यूमेंट आपसे मांगती है टू कंफर्म दैट द प्रोजेक्ट इज लीगली रजिस्टर्ड अंडर रेरा। नाउ अब हम बात करेंगे मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज का मतलब होता है जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो, तो जब आप लोन लेते हो, जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन ले रहे हो, तो उस केस में आप प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करते हो, प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करते हो टू गेट अ लोन, दिस इज कॉल्ड मॉर्गेज। तो डेफिनेशन इसका मॉर्गेज का अंडर द सेक्शन 58A
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत जो डेफिनेशन है, मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ठीक है, तो जब भी आप कोई लोन्स लेते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो उस केस में आप यहां पर प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो अपने बैंक को टू गेट अ लोन। दिस इज नोन एज मॉर्गेज। अब दो टाइप्स के आपको मॉर्गेज देखने को मिलते हैं। पहला होता है रजिस्टर्ड या सिंपल मॉर्गेज आप इसको बोलते हो। दूसरा होता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, जिसको आप इक्विटेबल मॉर्गेज के भी नाम से जानते हो, इक्विटेबल मॉर्गेज। तो दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं कि सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज की क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर मैंने आपके लिए बाइफरकेट कर दिया है। तो यहां पर दोनों के केस में आप देखेंगे, इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज एंड इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जाता है बैंक को। कोई भी पोजीशन का ट्रांसफर यहां पर नहीं किया जाता है जब भी आप प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी अपने बैंक को प्रोवाइड करते हो। तो किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो अगर आप सिंपल मॉर्गेज के केस में देखोगे तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए विथ अ सब रजिस्ट्रार। तो ये क्या होता है, तो ये एक आपका रिटन मॉर्गेज अग्रीमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं रिटन मॉर्गेज अग्रीमेंट। ठीक है। यहीं पे अब अगर आप इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करोगे तो आप यहाँ पर टाइटल डीड्स प्रोवाइड करते हो, यानी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं सिर्फ वो बैंक को यहाँ पर प्रोवाइड करते हो। कॉस्ट इन्वॉल्व की बात करें तो सिंपल मॉर्गेज में थोड़ा सा कॉस्ट हाई लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स दे रहे हो, टाइटल डीड्स दे रहे हो, ये आपका लो होता है इसमें कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। लीगल प्रोसेस ऑफ सेल की बात करें तो बिल्कुल कोर्ट का इंटरवेंशन लगता है सेल करने के लिए प्रॉपर्टी को। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जिसने यहाँ पर सिंपल मॉर्गेज प्रोवाइड किया है आपको, उस केस में अगर वो डिफॉल्टर बन जाता है तो आप डायरेक्ट उसके प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है, बट इट कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर द सरफेसी एक्ट। तो प्रॉपर आपको प्रोसीजर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करना पड़ता है अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में सेल करनी है। तो अब यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें लीगल एक्शंस की बात की गई है फॉर द लोन रिकवरी। तो बिल्कुल आप एज अ बैंक लीगल एक्शंस ले सकते हो यहाँ पर जो बोरोवर है उनके अगेंस्ट में, बोथ इन केस ऑफ सिंपल एंड इक्विटेबल मॉर्गेज। फोरक्लोजर राइट की बात की गई है, तो क्या बैंक डायरेक्टली फोरक्लोजर कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ना ही वो सिंपल मॉर्गेज में कर सकता है, ना ही इक्विटेबल मॉर्गेज में कर सकता है। तो ये फोरक्लोजर राइट होता क्या है, अब इसको एग्जांपल से समझिए। अब जैसे यहाँ पर राम ने किसी भी बैंक से लोन लिया और यहाँ पर अपने हाउस को मॉर्गेज किया। अब ये यहाँ पर राम जो है डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्टर हो गया यहाँ पे, तो बैंक यहाँ पर राइट ऑफ फोरक्लोजर का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें वो लीगली यहाँ पर टेक ओवर करेगी, जो भी यहाँ पर बोरोवर की हाउस प्रॉपर्टी है उसको लीगली टेक ओवर करेगी थ्रू द कोर्ट। ठीक है, तो उसको हम फोरक्लोजर राइट कहते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट परमिशन। बिल्कुल भी आप सेल नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी को विदाउट कोर्ट परमिशन इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द सिंपल मॉर्गेज एंड अ इक्विटेबल मॉर्गेज, आपको इसको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस बिगिन विद? तो किससे स्टार्ट होता है? डिसबर्समेंट ऑफ लोन, कस्टमर रीपेइंग द लोन, कस्टमर अप्लाइंग फॉर लोन, या गारंटर साइनिंग द फॉर्म? तो यहां पर सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है क्या होता है? कस्टमर अप्लाइंग फॉर द लोन। इसके बाद आप क्या करते हो? क्रेडिट चेक करते हो, क्रेडिट अप्रेजल उसका चेक करते हो, एंड देन आप यहां पर लोन डिसबर्समेंट करते हो, राइट? तो ये 3 स्टेजेस में डिसबर्समेंट करते हो। तो ये 3 स्टेजेस में आपका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रेडिट अप्रेजल इन द लोन प्रोसेस? क्या मेन पर्पस होता है इसका? इशूइंग चेक्स, गिविंग ऑफर्स ऑन लोन, असेसिंग बोरोवर्स क्रेडिट वर्दनेस एंड रिस्क, चार्जिंग इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असेसिंग बोरोवर्स क्रेडिट वर्दनेस एंड रिस्क।
फॉर सैलरीड इंडिविजुअल विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू शो इनकम प्रूफ? 4 ऑप्शन है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, फॉर्म 16 एंड सैलरी सर्टिफिकेट, रेंटल अग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल। कौन से डॉक्यूमेंट्स इनकम प्रूफ को शो करता है? फॉर्म 16 एंड सैलरी सर्टिफिकेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a type of mortgage commonly accepted by banks in India? हमने आपको बताया 2 टाइप्स के मॉर्गेजेस होते हैं। 4 ऑप्शन है, सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट्स ऑफ टाइटल डीड्स, लीज मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीज मॉर्गेज आपका इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉर्गेज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय बैंक्स इन इंडिया। सिंपल मॉर्गेज, सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज को एक्सेप्ट किया गया है और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसी को हम दूसरे इक्विटेबल मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which mortgage is generally more expensive due to legal cost and registration charges? कौन सा यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव होता है? इक्विटेबल मॉर्गेज, सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज, ओरल मॉर्गेज या लीज मॉर्गेज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज आपका एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लेते हैं एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे। इक्विटेबल मॉर्गेज में आपका कॉस्ट लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे रिगार्डिंग एमसीक्यूज थे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जैक 2025 क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है गाइस 15 अप्रैल से। ठीक है, जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएंगे और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आने वाले टाइम में किस तरीके का जैब एग्जाम्स क्वेश्चन पूछेगा उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काफी यहाँ पर एक काइंड ऑफ आपका रिवीजन बैच है ये। तो जिनको भी इनरोल करना है फुल रिवीजन होगा आपका यहाँ पे। लाइव ये सेशन होने वाला है जिसमें आपको 50+ लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे टॉपिक्स को, सारे पेपर्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। कवरेज होगी 1500+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। 24/7 आप रिकॉर्डेड वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग क्लासेस होगी एंड 60+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मॉड्यूल वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको इनरोल कर ले। ज्यादा दिन की क्लासेस आपकी ये होगी नहीं क्योंकि ये रिविजन बैच है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी टॉपिक्स है वो क्रिस्प तरीके से कम टाइम में अच्छी तरीके से चीजों को समझा सके ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक जैब सुपर प्लान कोर्स भी है जिसमें ऑल इन वन कोर्स सब्सक्रिप्शन है। आप इसको भी ले सकते हो जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ कोर्सेज मिल जाएंगे और टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड सेशंस है, 500+ पीडीएफ नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज हैं, 20+ मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, 4000 एमसीक्यूज है, टॉपर्स की स्ट्रेटजीज है, यहाँ पर एक्सेस होगी आपको सारे कंप्लीट ऑनगोइंग और आपके अपकमिंग कोर्सेज की भी। तो जितने भी ऑनगोइंग अपकमिंग कोर्सेज है सबको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपने ये जैब सुपर प्लान ले लिया। ठीक है, क्रिस्प वीडियो सॉल्यूशंस फॉर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोडेबल होगा आपका पीडीएफ, 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। हर कंपोनेंट के आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे गाइस। 700+ माइंड मैप है, 500+ शॉर्ट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से अगर आपको लेना है तो इसको भी इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जल्दी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ना आपको सारे के सारे पीडीएफ्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं जो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। जो भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे देते हैं वो टेलीग्राम पे आपको फ्री में मिलने वाला है। तो ज्वाइन कर ले, फ्री पीडीएफ्स मिलेगा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। अगर वीडियो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिनके पास हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी अपडेट्स हैं उनको टाइमली मिलते रहें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन देना है, कोई भी फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी सब्सक्रिप्शन, एनी प्लान, आप हमें कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप इस पे कॉल कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।